बहुत बहुत स्वागत है। बात है स्वाभिमान के इस खास सेशन में जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ हैं। 2 साल कल वो अपनी सरकार के पूरे करने जा रहे हैं, लेकिन इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ एक वैकल्पिक मॉडल विकास का बन करके उभरा है, जिसकी मिसाल दूसरे राज्यों में दी जा रही है। और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि जब डेवलपमेंट का जो ट्रेडिशनल मॉडल है, उस मॉडल के उलट क्या इस मॉडल से विकास के रास्ते पर ज्यादा बेहतर और ज्यादा लोगों को साथ में लेकर के जाया जा सकता है। हमारे साथ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सीएम साहब, पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप पाटन से आते हैं, पाटन के एक किसान हैं। पाटन के जो किसान है भूपेश बघेल, उनका कितना सपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा किया है 2 सालों में? देखिए, जिन बातों का हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते थे, एक किसान के रूप में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से खेती हो और किस प्रकार से शासन का सहयोग मिले, तो जिन समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़े थे, आज जब अवसर मिला तो वो सारे काम कर रहे हैं जो उस समय महसूस करते थे। चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो खाद का मामला हो, चाहे ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे समर्थन मूल्य की बात हो। हम लोग उस समय किसान आंदोलन भी खूब करते थे कि हमें समर्थन मूल्य में खरीदी हो। फिर आंदोलन भी ये करते थे कि बाग नदी बॉर्डर तक के हम लोग जाते थे, आंदोलन करते थे हमको दूसरे प्रदेश में बेचने, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा कीमत है, हमारे यहाँ कम कीमत है। वो दौर था जब इंदिरा जी ने जो हरित क्रांति की शुरुआत की थी जी। और किसान उसमें पूरे देश के किसानों ने लगकर उत्पादन शुरू किया। फिर भी उस दौर में जितनी अनाज की आवश्यकता होती थी उतनी पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो सरकार, राज्य सरकार उसमें बैरियर लगा देते थे कि आप हमारे ही प्रदेश में धान बेचेंगे। और उस समय ये व्यवस्था भी थी कि समर्थन मूल्य से नीचे यदि हो तो सरकार खरीद लेती थी। आज उलट स्थिति है, भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है लेकिन समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं होती। उस समय समर्थन मूल्य से भी ज़्यादा कीमत हमको महाराष्ट्र मिलता था, क्योंकि वहाँ धान उत्पादन नहीं होता, लेकिन राइस मिलें थी। हमसे यहाँ से 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा कीमत वहाँ मिलता था, हम लोग बेचने जाते थे। तो उस स्थिति में हम लोग आंदोलन करते थे। तो आज स्थिति ये है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में हमने कहा कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, और उसे पिछले सरकार के यदि हिसाब से चलते तो चुनाव का साल बोनस और 3 साल कोनस, तो हम लोग अभी नहीं देते। लेकिन हमने कहा कि चाहे कोई परिस्थिति हो, हम किसान को, अन्नदाताओं को जो वादा हमने किया है, जो हमारे सबको भोजन उपलब्ध कराने का काम हमारे अन्नदाता करते हैं, उसके साथ जो वादा किए थे उसमें हम पीछे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत सरकार ने अड़ंगा लगाई कि आप यदि बोनस देंगे तो आपके यहाँ से चावल नहीं खरीदा जाएगा, एफसीआई के माध्यम से खरीदी नहीं होगी। तो फिर कृषि मंत्री जी बैठे हैं, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी, इनके साथ हम लोग दिल्ली गए, कृषि मंत्री से मिले, खाद्य मंत्री से मिले, पेट्रोलियम मंत्री से मिले। सबसे हमने कोशिश की भाई कि हमारा चावल लो। जबकि आपको याद होगा कि यूपीए की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने बोनस भी दिया था और समर्थन मूल्य में वृद्धि। इनके शासनकाल में तो 50 रुपये बढ़ जाए तो बड़ी बात है, जबकि मनमोहन सिंह के समय जब वो प्रधानमंत्री पद संभाले तब 550 रुपया था, वो सीधा बढ़ा के 900 रुपये, 950 रुपये के, उसमें 900 रुपये के बाद 50 रुपये बोनस भी दिया उन्होंने। तो ये काम कांग्रेस शासनकाल में हुआ, यूपीए गवर्नमेंट में हुआ, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने उसको समर्थन मूल्य भी बढ़ाया। और जिस प्रकार से अभी कृषि और जल संसाधन मंत्री ने जो बातें कही कि हम सिंचाई रकबा बढ़ाना चाहते हैं, किसान को केवल हम समर्थन मूल्य ही नहीं, हम केवल राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं, बल्कि उसकी सिंचाई
उसके हाथ में पानी कैसे हो। किसानों के हाथ में पानी दे दो तो रोजगार अपने आप वो पैदा कर लेता है। तो ये सारी योजना एक साथ हम लोग संचालित कर रहे हैं ताकि हमारे जो अन्नदाता, ये छत्तीसगढ़ जो किसानों का प्रदेश है वो खुशहाल रहे, संपन्न रहे, तो छत्तीसगढ़ खुशहाल रहेगा। चलिए, ये तो थी किसान और मुख्यमंत्री की बात, लेकिन हमने देखा है संघर्ष करते हुए 5 साल आपको लगातार विपक्ष के नेताओं के तौर पर और फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, ये जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल हैं, जो उनकी छवि है या जो उनका जो डिमांड था, यानी कि जो उनकी मांगे थी, उनकी जो सोच थी, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की इन 2 सालों के दरमियान कोई टकराहट हुई? टकराहट हुई तो क्या ऐसे भी मौके आए जब प्रदेश अध्यक्ष को, चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, तो वापस आना पड़ा, वो जो प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे और मुख्यमंत्री पूरा न कर पाए हों? देखिए, संघर्ष तो उस समय भी था और संघर्ष अभी भी है। उस समय जो संघर्ष करते थे लोगों के हक दिलाने के लिए, कैसे लोगों के हक छीना जा रहा है और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे शहरी मतदाता हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, जी, सबके लिए हमने संघर्ष किया और आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि उन वादों को जो हमने किया, जिन बातों के लिए लड़ाई हमने सड़कों पे की थी, वो सब चीज़ मिले, इसके लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा इस कोरोना काल में किस प्रकार से सारे लोगों को हमने जुटा के लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वो हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे हमारे पार्टी के लोग हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, हर वर्ग के लोग, सामाजिक संगठनों को भी, सबको साथ में लेके, व्यापारी, उद्योगपति, सबको साथ में लेके जो लड़ाई लड़ी, तो देखिए कि आज हर मामले में छत्तीसगढ़ ऊपर है। तो संघर्ष पहले भी था, संघर्ष आज भी है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष जारी है। लेकिन जो वादे हैं वो लगातार पूरे होते जा रहे हैं। आपकी सरकार कहती है कि 24 वादे पूरे कर लिए, तो ये क्या कोई, जब आप सीएम बन रहे थे या फिर आपकी पार्टी सत्ता में आई, तब कोई रोड मैप तय किया था कि 2 साल में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीवर करना है? बिल्कुल सही बात है कि जो हम लोगों ने सोचा था तो वो बहुत व्यवहारिक, हर वर्ग की समस्या को हमने उनसे बात की थी, उस समस्या का कैसे निदान होगा इसके बारे में हम लोग मंथन करते रहते थे। और आज जब अवसर मिला तो उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। भले ये बात अलग है कि अधिकारियों को बताने में, समझाने में कठिनाई ज़रूर होती है, लेकिन उसको सारे हमारे लोग मंत्रिमंडल में देखेंगे, सारे लोग तपे तुपाए हैं, अनुभवी लोग हैं। मध्य प्रदेश के समय भी मंत्री थे और छत्तीसगढ़ बने तब भी उस समय मंत्री थे। उस समय तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ नए ढंग से, नए सिरे से काम करना था। उसमें से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिस मंत्रिमंडल में, उन सबका साथ लेके, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए सारी चीज़ों हम लोग क्रियान्वयन करते जा रहे हैं। पहले तो जब बोले कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो अधिकारी लोग पूछे नरवा क्या होता है सर, ये गरवा क्या है, घुरवा क्या है, बाड़ी क्या है, एक एक को बताते थे, डायरी में नोट करते थे कि नरवा का मतलब ये होता है। तो उन लोगों शॉर्ट फॉर्म बनाए NGGB। तो उस दौर से गुजर के आज अब मुझे खुशी होती है कि जब अधिकारी लोग अपने ट्विटर में डालते हैं कि हमारा जो नाला है, हमारा जिला है वाटर रिचार्जिंग में देश में टॉप किया है, हमारे सेकंड आया है। मुझे खुशी होती है कि उन लोगों को तब तक ये समझ नहीं आया था कि वाटर रिचार्जिंग करना कैसे है। जी, वन मंत्री जी बैठे हैं, उनके साथ कितने हम लोग वर्कशॉप किए, जल संसाधन मंत्री बैठे हुए हैं, सारे लोगों के साथ बैठ के कैसे ढंग से इसको काम को अंजाम देना है। और आज देश में पहला और दूसरा स्थान वाटर रिचार्जिंग में हमारा प्रदेश स्थान पाया है। चलिए, ये तो बहुत बधाई इसके लिए कि लगातार आप एक के बाद एक सम्मान मिलते जा रहा है। ये जो 24 वादे हैं आपके, जिनको आपने अभी तक पूरा कर लिया है, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा वादा ऐसा है जो पूरा करने में आपको सुकून मिलता है या ये लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जब आम जनता के आंखों में चमक दिखाई दे, उसके चेहरे में मुस्कान दिखाई दे, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज देख सकते हैं कि किसानों के चेहरे में चमक है, आदिवासियों के चेहरे में चमक है, हमारे माताओं बहनों के चेहरे में चमक है, और सबसे बड़ी बात है गाय माता हमको आशीर्वाद दे रही है।
चलिए, ये अच्छी बात। इंसान तो इंसान, पशु भी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार जो है शायद पता नहीं चमक है कि सवाल है कि आशंका है, उन्होंने ब्यौरा मांगा है कि जो किसान न्याय योजना है उसका ब्यौरा दीजिए, क्या वजह लगती है आपको? भारत सरकार ब्यौरा मांग सकती है और हम लोग देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं। भाई हमको 2500 रुपये देने से आपने रोका। हमने भारत सरकार के अधिकारियों से, मंत्रियों को हमने समझाने की कोशिश की हमारी जो भौगोलिक और जो मौसम की जो परिस्थिति है, तो छत्तीसगढ़ में हम धान के अलावा कोई दूसरा फसल बरसात में ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे पर 2 प्रकार के मानसून यहाँ आते हैं। बंगाल की खाड़ी के मानसून भी है और हमारे जो मुंबई से जो मानसून होकर आता है वो मानसून भी हमारे यहाँ आता है। तो इस प्रकार से हम बरसात में कोई फसल नहीं ले सकते। पानी खूब बरसता है, हमारे यहाँ नदी नाले की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिंचाई क्षमता क्या है इसके बारे में चौबे जी आपको बता के जा चुके हैं। तो सिंचाई है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे किसान एक फसल ले पाते हैं और एक फसल में भी एक पानी भी कमी हो गई तो फिर फसल चौपट है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसानों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने कहा 2500 रुपये देंगे, उसको मना कर दिया गया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि उड़ीसा में कालिया योजना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रायतू कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार खुद ही 2 एकड़ से कम जमीन वालों को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया दे रहे हैं। तो जब वो केंद्र सरकार खुद ही दे रही है 6000 रुपया, तो फिर हम अपने किसानों को यदि दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं, हम जवाब दे देंगे। नहीं, लेकिन वो लगातार सवाल उठाते रहे जिसका जिक्र आपने कई दफ़े किया है कि वो इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा राशि है वो ना मिले, या आप लोग लगातार कहते भी आए हैं। उनकी जो सोच यही है कि यदि ये बोनस के रूप में इसको सिद्ध कर दें तो हम उसका चावल लेने से हम रोक लगा सकें। लेकिन ऐसे होने नहीं देंगे। हमारी योजना है, ये तो योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। आपने रोक लगाई, ठीक है, हम अपने किसानों को, अपने आदिवासियों को हम यदि देते हैं, जैसे समर्थन मूल्य में 17 रुपये घोषित किया महुआ का, इस साल हम लोग 30 रुपये में खरीदे, तो भारत सरकार ने खुद भी बढ़ा दिया समर्थन मूल्य। तो हम तो आगे आगे चल रहे हैं, फिर पीछे पीछे भारत सरकार भी हमारी योजना फिर अनुसरण करती है। मैं चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ के जो धान खरीदी की व्यवस्था है वो देश में लागू हो जाए, तो जो किसान आंदोलन अभी दिल्ली में चल रहा है ना, वो समाप्त हो जाए। यही तो मांग कर रहे हैं कि हमारे समर्थन मूल्य में खरीदी कर लो, और हम समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं। 1 तारीख से शुरू किए हैं, आज 16 तारीख है और इतने दिन में हम 22 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। जाहिर तौर पे, और चूंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि देश में जो शांता कुमार की कमेटी है जिसका जिक्र आपने भी किया है कि सिर्फ 6% दूसरे राज्यों में, आपके यहाँ 90 से ज़्यादा है, तो ये काफ़ी संतोषजनक स्थिति है। माना यह जा सकता है कि आपके यहाँ जो परिस्थितियाँ दूसरे राज्यों में हैं वो कम से कम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में एक और योजना की बड़ी चर्चा चल रही है आपकी, गोधन न्याय योजना। आपने गोबर को गोधन में कन्वर्ट कर दिया और इससे किसानों को या जो भूमिहीन है उनको काफ़ी फायदा हो रहा है, खासतौर से जो गाय या दूसरे मवेशी रखते हैं। ये ख्याल कहाँ से आया कि गोबर भी खरीदना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है, दूसरे राज्य आ रहे हैं, झारखंड में मेरे दुनिया में कहीं खरीदी नहीं होती। देखिए, आपको स्मरण होगा कि पिछली सरकार ने गौशाला के लिए अनुदान देने की शुरुआत की थी। बहुत सारे गौशालाएं चली, बहुत सारे लोग बहुत सेवा भाव से गौशाला चला रहे हैं। शासन का अनुदान भी नहीं लेते, ऐसे भी गौशाला हैं। कुछ गौशालाएं शासकीय अनुदान से चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उस गौशाला को धंधा बना लिए थे और गाय दुबली होते जा रहे थे, और शासन के अनुदान प्राप्त करके गौशाला चलाने वाले मोटे होते जा रहे थे। बहुत सारी गायें मरी भी, हम लोग जांच भी किए और पद यात्राएँ भी निकाली। आपको स्मरण होगा कि हम लोग कांग्रेस भवन से गाय को लेकर मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़े थे, शास्त्री चौक पे हमको रोका गया, गिरफ्तारी की गई, हमारे खिलाफ धाराएं भी लगी। तो वो ये अचानक योजना नहीं बनी, वो समस्या जब सामने आया और किसान लोग, जब हम लोग जाते थे, किसान लोग परेशान रहते थे कि जैसे रायपुर के आसपास अभनपुर है, दरसिंवा है, आरंग है, हमारे पाटन है, तो यहाँ के किसान इसलिए परेशान कि रायपुर नगर निगम के लोग सब जानवर इकट्ठा करते हैं, काऊ कीचड़ में पकड़ते हैं और सीधा गांव में छोड़ देते हैं और फिर फसल नुकसान करते हैं। फिर हमने देखा कि पूरे सड़कों में सैकड़ों की तादाद में मवेशी रात में बैठे रहते हैं और दूसरे फसल भी नहीं ले रहे हैं, बरसात का फसल बचाना मुश्किल हो गया था।
तो इसमें हम साथियों से चर्चा की आखिर इसका हल क्या है, और हल यही था कि गोबर खरीद लें तो निश्चित रूप से जो गौपालक है वो चारा खिलाएगा ही, क्योंकि जानो मवेशी है, बिना चारा खाए तो गोबर देंगे नहीं, तो उसको यदि गोबर खरीदेंगे तो चारा खिलाना पड़ेगा, और चारा खिला के उसको फिर बांधना भी पड़ेगा, और बांध के रखेंगे तो फसल भी हमारा बचेगा, रोड में एक्सीडेंट भी कम होगा। अब तो आप देखेंगे सड़कों में अब मवेशियों की संख्या में कमी आई है, और आने वाले वर्षों में देखेंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उससे फिर वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किए। वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है। बहुत सारे हमारे स्व सहायता समूह के, अभी मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अंबिकापुर में एक स्व सहायता समूह की जो महिला है वो मुख्यमंत्री के मंच में बैठ के एक कंपनी की जो सीईओ है उसके साथ एमओयू कर रही है, एग्रीमेंट कर रहे हैं, और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जो हाथ मिलाया, वो अद्भुत दृश्य था कि एक गांव के ग्रामीण महिला के जो आत्मविश्वास है वो झलक रहा था। और उन्होंने कहा कि मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इससे वर्मी कंपोस्ट बना के मुझे जो कमाई हो रहा है मैं कभी सोची नहीं थी। तो ये जो आर्थिक रूप से जो संपन्नता आ रही है लोगों में, वो बड़ी बात है। गोबर बेच के कोई लोग स्कूटी खरीद रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, कोई लोग और गाय खरीद रहे हैं। डेयरी वाले खूब, पहले तो डेयरी चलाना दूध बेच के मुश्किल हो रहा था, लेकिन गोबर बेच के डेयरी चलाना बहुत आसान हो गया। तो एक नया द्वार खुला है डेयरी उद्योग के लिए। दूध अब उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि इससे जो फायदा होगा वो ये है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। दूसरा, हम जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे, और अनाज से, फल से, सब्जी से जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं और जो रासायनिक खाद उपयोग करते हैं, उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां होती है, वो पूरा समाज उससे बचेगा। तो ये योजना लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये गोबर खरीदना केवल वो तो एक माध्यम है, लेकिन इतने सारी चीज़ों में परिवर्तन आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज़ इसी से जुड़ी हुई है कि जो छोटे डेयरी पालक हैं या फिर गौ पालक हैं जिनके पास 8 या 10 मवेशी हैं, चूँकि आपने व्यवस्था की है कि गौठान में जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसको सोसाइटीज़ खरीदेंगी और फिर उसके ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो पहले से इस चीज़ को बना रहे हैं, तो उनकी ओर से ये सवाल मांग उठी है कि हमारा भी वर्मी कंपोस्ट अगर सरकार खरीद ले तो हमको काफ़ी मदद मिल जाएगी। देखिए, वो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो किस क्वालिटी के है। हमारे यहाँ तो जितने भी सोसाइटियों में बन रहे हैं उसके वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद पहले एक ही लैब था, फिर हमने 7 लैब उसकी स्थापित किए हैं अलग अलग ज़िलों में। संभाग स्तर पे हमने 7 लैब स्थापित किए हैं। उससे क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी चेक करने के बाद फिर उसको विक्रय की व्यवस्था है। तो उस दायरे में यदि आता तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको गोबर बेच देना, हमको कोई तकलीफ, गोबर बेच दे। हम तो गोबर चाहे वो डेयरी का हो, चाहे सड़क का कोई उठा के लाए, वो कहीं भी गोबर ले आए, हम खरीदेंगे। लेकिन वर्मी कंपोस्ट के बारे में अभी तक के कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन यदि स्वराज के तरफ से ये सवाल उठाया गया है तो निश्चित रूप से कैबिनेट में इस बात को रखेंगे, उसमें चर्चा होगी और जो उचित होगा वो फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि स्वराज के मंच से एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, और ख़ास तौर से जो छोटे गौपालक है जो ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। ग्राम सुराजी योजना, जिसमें नरवा गरवा घुरवा बारी स्कीम आती है, उससे आपका भावनात्मक जुड़ाव दिखता है, बार बार नज़र आता है। कल भी आप जा रहे हैं और कहीं भी जाते हैं तो ये दिखता है कि गौठान का निरीक्षण करने जा रहे हैं। तो जो आइडिया के लेवल पे था गौठान और अब जा करके देख रहे हैं, तो लगातार 2 साल हो गए आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए या कुछ बदलने की ज़रूरत है? व्यवहारिक देखिए, हम लोग सब ग्रामीण परिवेश के हैं। गौठान किस प्रकार से, ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती है हम लोग को बेहतर जानते हैं। तो हम लोगों को दिमाग में कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, चाहे वो चौबे जी हों, चाहे और जितने भी ग्रामीण परिवेश से जो लोग चुन के आए हैं, तो उसके दिमाग में जिन्होंने खेती किसानी की है, जिन्होंने हल चलाया, ट्रैक्टर चलाया, वो सब वो व्यवस्था को, हर गांव की व्यवस्था को सब जानते हैं। और उसी व्यवस्था को हमने पुनर्जीवित किया, जो अब गांव में विलुप्त हो गया था, उसको पुनर्जीवित किए हैं। गौठान बनाना, चरवाहे की व्यवस्था करना। अब नए चीज़ हमने शुरू किया है, वर्मी कंपोस्ट बनाना। पहले गोबर तो पहले भी संग्रहित करते थे। एक समय था जब चौबे जी जब सरपंच थे तो आय का साधन केवल पंचायत, जो बाजार है उसकी नीलामी, और दूसरा जो गोबर, गौठान के गोबर नीलामी, उसी से लोग पंचायत चलाते थे जब वो सरपंच थे। अच्छा।
दो ही आय के साधन थे। लेकिन अब आय के साधन बदले। राजीव जी ने जो पंचायती राज की कल्पना की और सीधा दिल्ली से पैसा सब पंचायतों में आता है, तो निश्चित रूप से अब वो परिस्थितियां बदली है। लेकिन ग्रामीण व्यवस्था तो वही है, लेकिन ख़त्म हो गया था। अब उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसे आजीविका सेंटर से हम जोड़ रहे हैं कि वो जो गौठान है उसमें 1 एकड़ ज़मीन हम सुरक्षित करके उसमें जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम बना रहे हैं। बहुत सारे ज़िलों में, हर ज़िले में एक मॉडल बना हुआ है। हर ब्लॉक में अब वो मॉडल बनेगा और उसके बाद हर जनपद क्षेत्र में भी इस प्रकार से करेंगे। तो अभी मान लो हमारे पास 140 हमारे ब्लॉक हैं, तो 300 के आसपास इस प्रकार के गौठान, मॉडल गौठान बने हैं, जिसमें बहुत सारे गौठान हैं जो साबुन बनाने काम करते हैं। वनांचल में आप जाएंगे तो कुक्कुट पालन और बकरी पालन, सुकर पालन और मछली पालन का भी कहीं कहीं काम हो रहा है। कहीं साबुन बनाने का, कहीं अगरबत्ती बनाने का, कहीं गोबर से और दूसरी चीज़ें बनाने के। नगर निगम में जाएंगे तो गो कास्ट वगैरह बना रहे हैं, छेना बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गतिविधियाँ संचालित है जो उस क्षेत्र के लिए आवश्यक है। तो जो गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज्य की बात की थी, आत्मनिर्भरता की जो बात कही थी, वो गांधी जी के जो ग्राम स्वराज्य है वही हमारा सुराजी गांव है, ताकि गांव के लोग अपने उनको काम के लिए कहीं बाहर जाना ना पड़े और गांव में ही वो सारी सुविधा उपलब्ध हो जो वो चाहते हैं। उस रोजगार के लिए भी, जो नौकरी करना चाहते हैं, बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, उसके लिए तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो गांव में रहते हैं और उसके बाद उसको खेती किसानी के बाद जो समय बचता है उसमें ये सारी गतिविधियां संचालित करते हैं, उसे आय का अतिरिक्त स्रोत बन जाएगा। वाकई में एक चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भाजपा कहती है कि काम ठप पड़ा हुआ है, भाजपा का आरोप लगातार है। आपको क्या लगता है कि जो विकास का मॉडल है भाजपा उसको नहीं समझ पा रही है, कि व्यक्ति जो है वो प्रायोरिटी हो गया है, सिर्फ बिल्डिंग्स वो प्रायोरिटी नहीं है, या वाकई में प्रभावित हुआ है दूसरे कारणों से? देखिए, भाजपा का विकास का मॉडल तो अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा। भाई, सड़कें वहाँ बनी है नई राजधानी में जहाँ कोई रहता नहीं। यहाँ से बिलासपुर जाना है, वो सड़क 2006 से बना रहे हैं, बहुत आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। यदि विकास के यही मॉडल है तो पूरे बिलासपुर संभाग, पूरे सरगुजा संभाग में सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। आप तो सरगुजा से आते हैं, सड़कों की स्थिति क्या है जी। तो फिर 15 साल में आप सड़क ही क्यों नहीं बना पाए? बिल्डिंग ऐसा कि सब जर्जर। जितने भी रायपुर, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता, यहाँ जितने भी हाउसिंग बोर्ड के जो जितने भी कॉलोनियाँ बने हैं, कोई रहता है, किसी का दरवाज़ा नहीं, किसी खिड़की नहीं, किसी पल्ला नहीं। तो ये विकास का मॉडल है। आपका विकास, उसके भारतीय जनता पार्टी की विकास केवल कमीशन खोरी का विकास मॉडल रहा है, जिसको रमन सिंह जी खुद स्वीकार किए कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, फिर 25 साल राज करेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो विकास का मॉडल उनका ये है, कमीशन खोरी। हमारे विकास के मॉडल में हमारा इकाई व्यक्ति है, चाहे वो जंगल में रहने वाले हों, चाहे खेत में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले, या गोद में जो बच्चा है वो भी हमारी प्राथमिकता में है। हम कुपोषण से लड़ना चाहते हैं। हमने कहा था कि नक्सल से बड़ी समस्या हमारे कुपोषण है। जहाँ 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, 41% महिलाएं जहाँ एनीमिया से पीड़ित हैं, 37.5% बच्चे कुपोषित हैं, तो नक्सलियों से बड़ी समस्या तो ये है। इससे लड़ाई हमको लड़ना है। यदि हमारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, तो नक्सली क्या किसी भी लड़ाई से लड़ लेंगे, वो लोग खुद लड़ लेंगे। और ये मेरे ख्याल से फिर उसके बाद आपने बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जिसमें बस्तर पहले मॉडल के रूप में हमने दंतेवाड़ा जिला लिया, फिर बस्तर किया, और 2 अक्टूबर को गांधी जी के 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश को इसमें शामिल किया। और आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, पहले 1 या 2% ही कुपोषण से लोग बाहर आते थे, अब जो है वो 14% बच्चे, इस कोरोना काल में भी 14% लोग कुपोषण से बाहर आए, 16% महिलाएं एनीमिया से बाहर आई हैं। ये हमारी उपलब्धि है कि हम तेज़ी से ये कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। गरीबी से भी उसी प्रकार से लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और इसी कारण से देखिए, मनरेगा में कितना काम हो, 25 लाख लोग, रमन सिंह की 15 साल में 15 लाख से एक आदमी अधिक काम नहीं किया।
इस समय कोरोना काल में देश में हमने शुरुआत की सबसे पहले और 25 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो राष्ट्रीय स्तर पे भी 100 दिन से अधिक मजदूरी देने वाले हम सेकंड स्थान पे हैं। जी। तो हम लोग, हमारा जो इकाई है वो व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के उत्थान कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग उसको इकाई मान के उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये सारी योजना, चाहे किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, धान खरीदी हो, गोधन न्याय योजना हो, कुपोषण की मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हो, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, बस्तर और छत्तीसगढ़ हो, चाहे अभी जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात हो, तो ये सब चीज़ क्या है कि व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम, ये हमारे एजेंडा में है। एक शराबबंदी का बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, संवेदनशील मसला है, लेकिन मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। बिहार चुनाव के दौरान करीब एक पखवाड़े तक मैं वहाँ रहा। पूरे बिहार में बड़े हिस्से में कम से कम 2-1 हज़ार किलोमीटर की मैंने यात्रा की, जगह जगह जा कर के लोगों से मुलाकात की। मैंने ये देखा कि शराबबंदी सिर्फ नाम का है, और शराब वहाँ पे दूसरे स्टेट जहाँ पे शराबबंदी नहीं है उससे ज़्यादा इजी अवेलेबल है, तस्करी भी है। उसके अलावा सबसे जो दुर्भाग्यजनक उसका पहलू है कि वहाँ पे चूंकि बेरोजगारी ज़्यादा है तो युवा बहुत बुरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं, और हज़ारों की संख्या में लोग जेल में भी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बिहार में शराबबंदी का मॉडल हुआ, चूंकि आपका चुनावी वादा था, उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि इसको नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि हम शराबबंदी भावनात्मक रूप से लागू कर दें और इसका खामियाजा उल्टा भुगतना पड़ जाए? तो आपने एक और लाइन नहीं बताई, कितने लोग जेल में बंद हैं? हज़ारों की संख्या में। लगभग 3,25,000। हाँ। अभी शराबबंदी निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और इससे परिवार को बड़ा नुकसान होता है। महिलाएं इससे ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। शराब पी के पति आ जाए तो पत्नी डरी रहती है, समी रहती है, बच्चे किसी कोने में रहते हैं। तो निश्चित रूप से शराब छूटना चाहिए लोगों का। जी। अब सवाल इस बात का है कि हमारे पास गुजरात मॉडल भी है, हमारे पास बिहार मॉडल भी है। अब इस बीच में हमको अपने सामाजिक और भौगोलिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कोई फैसला लेना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार इस बात को जोर देता हूं कि जब तक समाज आगे आके इस आंदोलन को हाथ में नहीं लेगा, शराबबंदी केवल कागजों में रहेगा। शासन आदेश भी कर दे तो हमारे पास तो 7 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, 7 राज्यों से घिरा है। लैंड लॉक है। ऐसा नहीं है कि हमारे तरफ एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ समुद्र है, हम एक तरफ रोक लेंगे तो रोक, यहाँ से चारों तरफ से कहीं भी शराब आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब तक के सामाजिक जागरूकता हम लोग नहीं लाएंगे और समाज इस आंदोलन से जैसे नहीं जुड़ेगा तो शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए जन जागरण बहुत जरूरी है और उसके बाद ही हम कोई फैसला लें। जो समाज, जैसे अभी आपने देखा कोरोना काल में शासन ने तो व्यवस्था कर दी, आदेश कर दिया, लॉकडाउन, भारत सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दी, लेकिन क्या लोगों ने इसका पालन किया? सबसे पहले दिल्ली में उल्लंघन हुआ, सारे लोग सड़कों पे आ गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में हमने केवल अधिकारी कर्मचारी भरोसे नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के तबके के लोगों को विश्वास में लिया, उसका साथ लिया, और इसके कारण से यहाँ लॉकडाउन भी सफल रहा, यहाँ औद्योगिक उत्पादन भी सफल रहा, सबसे ज़्यादा रहा। हमारे यहाँ जो बीमारियां हैं, जो संक्रमण फैलने के जो दर है उसमें कमी थी, वो तो आखिर में भारत सरकार ने एयरपोर्ट भी खोल दिया, रेलवे स्टेशन भी खोल दिया, सीमाओं खोल दिया, और इस कारण से तेज़ी से बढ़ा। बाद में नहीं तो हमारी तो संख्या केवल 3 तक के आ गए थे। तो ये केवल शासन के भरोसे नहीं हुआ। मैं ये कहूँ मेरी सरकार ने किया जी, मैं समझता हूँ कि ये गलत बात होती है, अतिशयोक्ति होगी, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी समाज के लोग, सभी संगठन के लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे वो व्यापारी हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो, वो सारे लोगों ने साथ दिया। सभी सामाजिक संगठन, किसी ने राशन पहुंचाने का काम किया, किसी ने भोजन देने का, किसी
पानी पिला रहे हैं, कोई इलाज करा रहा है, कोई चप्पल जूता बांट रहा है, क्या नहीं किए यहाँ के लोग। तो सब लोगों का जब सहयोग मिला तो छत्तीसगढ़ सफल रहा। तो इसी प्रकार से शराबबंदी भी जब तक के समाज के सहयोग नहीं मिलेगा सफल नहीं हो पाएगा। और इसलिए मेरी पूरी कोशिश हो, क्योंकि पहले साल तो चुनाव निकल गया, दूसरे साल कोरोना में निपट गया। आप इसी समय देखें कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में हमारे सीमावर्ती जितने राज्य हैं वहाँ से, सीमावर्ती छोड़ दिए, हरियाणा के शराब का ट्रक यहाँ पकड़ा गया था। तो ये एक चुनौती है कि इसको किस प्रकार से हल किया जाए। ऐसा नहीं केवल हमने घोषणा कर दी इसलिए हम लागू करेंगे, लेकिन वो कोई जिद वाली बात नहीं है, लेकिन सबके सहयोग से करेंगे तो सफल भी हो सकता है। तो क्यों ना सबके सहयोग लें हम, तो सबके सहयोग लेके उसको भी करेंगे। कोरोना का जिक्र आपने किया, शुरुआत में हमने देखा कि देश के वो राज्य जो सबसे अच्छे से निपट रहे थे कोरोना से, उसमें से छत्तीसगढ़ एक था। और जैसा कि आपने कहा कि बाद में रेल और दूसरे यातायात खोल दिए, जिसका असर व्यापक रूप से पड़ा। अब जिस जगह पे हम खड़े हैं, आज का जो दौर है, उस स्थिति से राज्य को अब आगे ले जाना है, क्योंकि वैक्सीन्स भी आ जाएंगे। तो दो सवाल हैं मेरे, वैक्सीन को लेकर के क्या योजना है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का इंतजार करेंगे जो उसकी गाइडलाइन होगी, या अपनी ओर से भी इनिशिएटिव करेंगे? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, हमको कौन सी कंपनी का वैक्सीन मिलेगा, ये भी एक सवाल है। और जो दूसरी चीज़ है कि जो इकोनॉमी, हालांकि छत्तीसगढ़ ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी का इम्पैक्ट पड़ेगा, जो सोसाइटी में बदलाव आए हैं, वहाँ से अब आगे ले जाने की चुनौती है। तो इसको लेकर के क्या योजना है आपकी? देखिए, छत्तीसगढ़ में संक्रमण के दर में कमी आई है, लेकिन मृत्यु दर थोड़ा सा बढ़ा है, और वो चिंताजनक है। और इसमें इसीलिए अभी भी मैं आपके माध्यम से, स्वराज के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि ये टेस्टिंग है उसको कराना चाहिए, क्योंकि हम सर्दी खांसी समझ के उसे डिले कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि कोरोना हो गया, तब तक हमारे बहुत नुकसान हो चुका होता है। और ऐसे इस कारण से ये मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। तो जिसको भी थोड़ा भी सिम्टम दिखाई दे रहा है तो उसको जांच करा लेना चाहिए, और जांच कराने से बचाव किया जा सकता है। जो मृत्यु दर थोड़ी सी बढ़ी हुई है उसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसमें हम लोग ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन तो अब भारत सरकार, जैसे आपको याद है जब शुरुआत में हुआ तो भाई पीपीई किट भारत सरकार सप्लाई करेगी, फिर आरटीपीसीआर भारत सरकार सप्लाई करेगी, राज्य सरकार यदि पहल करे बोले आप नहीं खरीद सकते, फिर बाद में जब नियंत्रण से बाहर हो गया तो बोले राज्य सरकार आप पीपीई किट भी खरीदे, आरटीपीसीआर भी करे। जांच के लिए हम लोग पुणे भेजते थे, प्लेन आता था, चार्टर प्लेन आता था, उसे हम लोग यहाँ सैंपल लेके पुणे भेजते थे, वहाँ से जांच हो आने के बाद उसको फिर डिक्लेयर करते थे कि हाँ भाई आप कोरोना संक्रमित हैं, अब आप इलाज कराओ। अब क्या हुआ कि अब हमारे राज्य सरकार के ऊपर थोप दिया गया। उसके बाद फिर एम्स में भी हुआ, हमारे मेकाहारा में भी हुआ, मेडिकल कॉलेजेस में भी हमने जांच की सुविधाएं बढ़ाई। यदि इसी शुरू से कह देते कि आप लोग भी इसको डेवलप कर लें तो इतना विलम्ब जो हुआ है वो नहीं होता, क्योंकि आपके पेंडेमिक एक्ट है वो लागू है। तो भारत सरकार के उस अधिनियम का उल्लंघन कर ही नहीं सकते, वो एक्ट लागू है। तो अभी भी वैक्सीन वाले मामले में भी उसी गाइडलाइन का फॉलो करेंगे जो भारत सरकार कहेगी। अब भारत सरकार खरीदेगी, सप्लाई लेगी, कुछ टेलीविज़न में चलेगा, दिखाएगा कि हम लोग किए हैं। उसके बाद जब नहीं सक पाएंगे तो बोले राज्य खुद खरीद ले, तो फिर बाद में हम लोग खरीदेंगे। क्योंकि 135 करोड़ का देश है और सब तक के पहुंचना वैक्सीन किस वर्ग को पहले मिलेगा, कैसे ढंग से मिलेगा, कौन कंपनी देगा, अभी ये भी पता नहीं है कि कितना डोज लगेगा, एक डोज में ठीक हो जाएगा कि 2 डोज में ठीक होगा, 3 डोज में होगा। अभी तो हरियाणा के मंत्री की हालत देख रहे हैं, उसकी हालत और ख़राब हो गई है। तो इसलिए भैया ये बचाव है ना, वही ठीक है। आप दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, और जहाँ थोड़ा भी आपको लक्षण दिखाई दे रहा है तत्काल आप जांच करा लें। उसे कम से कम आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रख पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आपके इसी जवाब से मेरे मन में ये सवाल आया कि ये मैसेज भी जनता तक जाना चाहिए कि आपने किस तरह का प्रिकॉशन रखा, क्योंकि हमने देखा कि आपके आसपास कई लोगों को कोरोना हुआ लेकिन आप बचे रहे। तो अगर ये बात आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उससे प्रेरणा लेकर के बाकी लोग भी बचने का उपाय जान ले रहा है कि कैसे आप अपने आप को सेफ रखे हुए हैं। अरे बड़ा कठिन सवाल है भाई।
हाँ, बहुत कोरोना माता की कृपा है जो नहीं तो मैं तो बहुत सबसे ज्यादा तो मैं मिलता हूँ लोगों से। वही चीज। तो जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है तो मैंने 2-3 चीज़ें की। एक तो ये है कि किसी से हाथ मत मिलाओ, बहुत नज़दीक से बात मत करो, बात करना है तो मास्क लगा लो, और यदि किसी से नज़दीक भी आ गए तो हाथ मुंह धो लो। और तीसरी बात, जो खान पान में थोड़ा सा सावधानी बरतो, कुछ भी मत खाओ जिससे तबीयत बिगड़े। हम्म। तो इसलिए जो सुपाच्य भोजन है उसे लेते रहो। दूसरी बात है कि नियमित एक्सरसाइज कर लो, वॉकिंग कर लो। सुबह एक्सरसाइज कर लेता हूँ, शाम को वॉकिंग कर लेता हूँ, तो वो थोड़ा सा क्षमता बना रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको सबको कर लेना चाहिए, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें। अच्छा, एक सवाल रेल कॉरिडोर को लेकर के, मैं आज पढ़ रहा था अखबार में, आपका बयान आया है और उस बयान को पढ़ने के बाद ये लगता है कि क्या उसमें कुछ चेंजेस होंगे? मैंने उसमें केवल एक कॉरिडोर जो है ना उसके बारे में बात की। बचत तो जो उधर वो कटघोरा वगैरह साइड से चल रहे हैं, तो कंपनियां तो वो तैयार हैं, उसके साथ एमओयू हो गया है, और वो लोग रेलवे कितना देगा, राज्य सरकार कितना देगा, और कंपनियां कितनी लगाएगी, वो सब एसीसीएल कितना लगाएगा, वो सब चीज़ें। ये जो कॉरिडोर है जो आपके बलौदा बाजार वगैरह से होकर आना है, तो सीमेंट प्लांट वाले जो है उससे किसी से बात नहीं किया है। यहाँ 6-7 सीमेंट प्लांट है और उसी लिए कॉरिडोर लाया जा रहा है। और सीमेंट प्लांट से कि मैं नहीं समझता किसी भी सरकार ने, मतलब न हमारी सरकार ने किया है, न पिछली सरकार ने किया है, न उनके साथ कोई, मतलब यदि बातचीत ऐसे कर लिए होंगे, लेकिन वो कितना उसमें खर्चा करेंगे वो उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं, जिसका कल मैंने बात कही थी। अच्छा, नक्सलवाद को लेकर के बातचीत है कि नक्सलवाद जो है उस पे आपकी पार्टी का स्टैंड रहा है कि बातचीत करेंगे, बातचीत से इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब जो प्रभावित हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। आपको लगता है कि उस मोर्चे पर ही आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि जब राज्य सरकार डिमांड करती है एडिशनल फोर्सेस की, तो फिर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। देखिए, फोर्स है वो सुरक्षा प्रदान करती है, लोगों में एक विश्वास पैदा होता है कि फोर्स हमारे साथ है। यदि यहाँ पुलिसिंग ठीक है, रात में सब लोग हम लोग घूम पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पुलिस फोर्स है हमको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये विश्वास के साथ लोग घूमते भी हैं, आना जाना करते हैं। उसी प्रकार से यदि नक्सल क्षेत्र में भी फोर्स यदि डिप्लॉय हुआ है तो एक सुरक्षा की भावना होती है। दूसरी बात, जो हमारी जो नीति है, हम विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी को लेकर चल रहे हैं। तो हमने विश्वास जीतने की कोशिश की। पहले होता ये था कि नक्सली बता के किसी की भी पकड़ लेते थे, किसी की जेल में ठोस देते थे, किसी की भी इनकाउंटर हो जाता था और बता देते थे नक्सली है, गांव के गांव को उठा लेकर आते थे। मैंने कहा ये भोले भाले लोग हैं, इसको सताने की जरूरत नहीं। जो बड़े नेता हैं इसके, उसके साथ जो व्यवहार करना है, यदि वो सरेंडर करते हैं अच्छी बात है, यदि उसको गिरफ्तार करते हैं अच्छी बात है। अब आमने सामने लड़े तो फिर गोली चलानी पड़ेगी। तो उनके साथ आपको जो करना है करिए, लेकिन गांव के भोले भाले लोगों को आपके जो कानून में अधिकार मिला उसका दुरुपयोग मत करिए। तो वो रुका। दूसरी बात है, आदिवासियों को हमने, वहाँ के रहने वालों को, लोगों को विश्वास दिलाया कि ये सरकार आपकी सरकार है। हमने लोहांडी गुड़ा की ज़मीन वापस की, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उसको न केवल व्यक्तिगत पट्टे दिए बल्कि सामुदायिक दावे भी लगातार हम दे रहे हैं। अभी जैसे जसपुर बलरामपुर गए, 80,000 हेक्टेयर हमने ज़मीन उन लोगों को सामुदायिक दावा दिया, 75,000 अंबिकापुर में बांटा। उसी प्रकार से सभी जिलों में हमने ज़मीन दी है सामुदायिक दावे को। अब उस सामुदायिक दावे के माध्यम से उसके कैसे विकास करना है, हमारे पास उसकी भी योजना है। तो हम लोगों को विश्वास जीतने का काम, स्कूल बंद थे, 13-13 साल से स्कूल बंद थे, उसकी शुरुआत की, हॉस्पिटल उसके घर तक पहुंचा रहे हैं, हाट बाजार तक के पहुंचा रहे हैं, तो उसकी सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो लोगों के एक विश्वास जम रहा है। जैसे कोरोना काल में लघु उपकरण खरीदी कैसे करें, अकबर जी बैठे हैं, कितने दौर के हमारी बैठ के नहीं हुई कि तेंदुपत्ता तो जो ठेकेदार हैं वो दूसरे प्रदेश के हैं, वो आएंगे कोरोना काल में, उसको कैसे उसको क्वारंटाइन में रखेंगे, उसको कैसे इलाज होगा, हमारे यहाँ संक्रमण तो नहीं फैला देगा। वो सारे गाइडलाइन को पालन करते हुए हम हमारे जो तेंदुपत्ता जो तोड़ने वाले 12 लाख परिवार है उसके हितों को ध्यान हमको रखना है। उसी प्रकार से महुआ कैसे खरीदना है, इमली कैसे खरीदना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वर्कआउट किया। घंटों हम बैठते थे, चर्चाएं करते थे, सभी स्तर पे बात होती थी। और
उस काल में हमने इसको कर दिया, तो एक विश्वास इस सरकार के प्रति आम लोगों को बढ़ा है। और अब इसी कारण से देखिए कि नक्सली गतिविधि में कमी आई है, और लगातार हमारी कोशिश है कि ये एक सीधी सी बात है कि बस्तर में यदि नक्सली है तो उसकी जनसंख्या कितनी है? 1.5 लोकसभा है, और 1.5 लोकसभा में 20 लाख 25 लाख, उसमें से अब बच्चे निकाल दीजिए, अब वृद्ध निकाल दीजिए, तो उसकी संख्या कितनी? यदि उन लोगों को, जो लोग नक्सली लोग अपने आकर्षित करते हैं, उनको रोजगार दे दीजिए। तो यदि यहाँ के नेता निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नहीं है नक्सली नेता, वो सब आंध्र प्रदेश के हैं, तेलंगाना के हैं, महाराष्ट्र के या उड़ीसा के हैं। जो मोर्चे में लड़ते हैं वो हमारे लोग हैं छत्तीसगढ़ के। यदि उन्हीं नौजवानों को आप रोजगार दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं, दूसरे काम में आप लगा देते हैं, फिर नक्सलियों को भर्ती कौन होगा? तो नक्सली फिर अपने आप समाप्त हो जाएगा। उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। वाकई, लेकिन आपकी सरकार जो है, जैसे भरोसे की बात आपने कही, दिल्ली को भी बहुत भरोसा है आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी के आप पर, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ जहाँ दूसरे राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ पे आपको ले जा करके दिखा रहे हैं कि विकास कैसे होता है, वायदे कैसे पूरा किया जाता है। जाहिर तौर पे अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये अपने आप में एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी नैतिक हो जाती है कि कैसे आकांक्षाओं पे खरे उतरें, जो भरोसा जताया है उस पर खरे तो किस रूप में इसको लेते हैं आप? देखिए, पार्टी ने कांग्रेस, छत्तीसगढ़ शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। हमारे साथियों ने पिछले 5 साल जो संघर्ष किया, तो 3/4 भी अधिक बहुमत ले आए। अभी उपचुनाव हुए तो वो 68 से 70 पहुंच गए, 3/4 बहुमत से भी आगे निकल गए। तो ये तो साथियों की मेहनत है, और उसके बाद सरकार लगातार जो जन आकांक्षा है उसके अनुरूप कार्य करते जा रही है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के, कांग्रेस सरकार की प्रसिद्धि, अब उसके एक उदाहरण के तौर पे दूँ कि जब हम लोग 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, तो तमिलनाडु के तंजावुर के किसान हैं, वो कलेक्ट्रेट में जाके मिठाई बांट रहे थे। बोले क्यों मिठाई बांट रहे हैं? बोले छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को 25 रुपये धान खरीदा है, इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। तो ये जो काम किए हैं उसकी जो गूंज है वो देश के कोने कोने में पहुंचा है, दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। तो इसको निश्चित रूप से, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने छत्तीसगढ़ के सरकार, कांग्रेस सरकार की उपलब्धि को जाके दूसरे प्रदेश में बता रहा हूँ, और लोग बड़े ध्यान से सुनते भी हैं। चलिए, केंद्र सरकार जो है शीतकालीन सत्र नहीं कर रही है, आप कर रहे हैं। अब जब खतरा आपको नहीं है तो केंद्र सरकार क्यों डर रही है? देखिए, जो इन लोगों को लोकतंत्र में पहले भी विश्वास नहीं था और अब भी नहीं है। बोलने के लिए भले कुछ कह देते हैं, लेकिन जब विधानसभा चल सकता है, जब आप जाके विभिन्न राज्यों के चुनाव करा सकते हैं, बिहार के चुनाव हो सकता है, मध्य प्रदेश के चुनाव हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गए हैं, और अभी आसाम और बंगाल के चुनाव आप कराने जा रहे हैं। लाखों की जहाँ भीड़ होगी तो वहाँ आप करा सकते हैं, वर्चुअल रैली आप कर सकते हैं। तो वर्चुअल आप लोकसभा चला लें, क्या फ़र्क पड़ता है? टाइम कर लीजिए, वर्चुअल चला लें, जिसको जो बोलना है बोलेगा। वो भी एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। आपको बहुत खतरा महसूस हो, लेकिन लोकसभा चलना चाहिए। हमने सारी सुरक्षा, इसके पहले क्या लोकसभा नहीं चला जी? जब एक मिनट के लिए, जब हमारे रोज करीब 70,000 80,000 लोग रोज के आंकड़े आते थे, अब वो आंकड़ा घटते घटते कम हो गया, 30-40 हज़ार तक आ गया है संक्रमण के। उस समय आप लोकसभा चलाए थे, जब किसान के खिलाफ कानून पास करना था, तब आप लोकसभा चलाए। आज जब उसका जवाब देना है, तब आप लोकसभा नहीं चला रहे हैं, किसानों से बचना चाहते हैं आप। एक कांग्रेस के अंदर ये चर्चा थी आपके आने से पहले कि कांग्रेस को जो हराते हैं वो कांग्रेस के लोग ही हरा देते थे, उनको विपक्ष से ज़्यादा डर लगता, कम डर लगता था, अपनी पार्टी के नेताओं से डर लगता था। छत्तीसगढ़ ने ऐसा देखा है। आपके आने के बाद ये माना जाए कि कांग्रेस उस आशंका से मुक्त हो गई है, क्योंकि पूरा जोर लगा देते हैं आप उम्मीदवार को जिताने में। हमने मरवाही में देखा, उससे पहले दूसरी जगहों पे देखा, और इस तरह जो ये प्रदेश में कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें एक बदलाव
मानते हैं आप कि आपके आने के बाद हुआ है? देखिए, यदि ये अप्रोच सही ढंग से किया जाए, सभी साथियों के विश्वास में लिया जाए, तो कभी नकारात्मक भूमिका निभाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ इस मामले में सौभाग्यशाली भी है, और हम लोग आपस में ऐसे कोई हमारे बीच में आदमी नहीं है जो साथ में बैठे तो कुछ और बात कहे और बाहर में जा कुछ और बात करे। अब वो बीते दिनों की बात हो गई है, उसके बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। तो वो दौर भी हम सब ने देखा है, और दौर ही नहीं देखा बल्कि उसको भोगा भी है, सहा भी है, और उस दौर से निकले भी हैं। तो उस बारे में चर्चा करना उचित पूर्ण नहीं है, लेकिन अभी जितने सब साथी हैं, सब मिलजुल के राय शुमारी करके ही कोई फैसला करते हैं। और जब फैसला कर लिए तो फिर उसमें अडिग रहते हैं, वो हर स्थिति में फिर लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा का हो, चाहे चित्रकूट का हो, चाहे वो मरवाही ही क्यों ना हो, और उसमें सफलता मिली, जबरदस्त सफलता मिली। जी। अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके यहाँ किसान संतुष्ट हैं, इसलिए वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार का स्टैंड है, और खास तौर से देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कुछ उद्योगपतियों के नाम सामने आ रहे हैं और किसानों में उनके खिलाफ भी गुस्सा देखने को मिल रहा है, राजनीति के इस दौर को, इस समय को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सीधी बात यह है कि जब सरकारें कोई फैसला करती है तो किसी न किसी वर्ग को लाभ होता है। मान लो हमने 2500 रुपये खरीदने का फैसला किया तो किसानों को लाभ हुआ। यदि गोधन न्याय योजना हमने लागू किया तो गोपालकों को लाभ हुआ। यदि हम 30 रुपये किलो में हम महुआ खरीदते हैं, 4000 प्रति मानक बोरा से यदि तेंदुपत्ता खरीदते हैं, तो जो वो लघु वनोपज संग्राहक उसको लाभ होता है। लेकिन ये जो कानून लाया गया है उससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होता, तो फिर आंदोलन क्यों करते? ये लाभ उन पूंजीपतियों को होगा जिसके लिए कानून बना है, जो देश के किसान समझ चुके हैं। इससे उनको लाभ नहीं होना, पूंजीपतियों को लाभ होगा। अब आपने कहा कि आप कितना भी, जो 1955 में जो कानून बना नेहरू जी के समय, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको आपने ख़त्म कर दिया। अब कोई भी व्यापारी कितना भी अनाज अपने गोडाउन में रख सकता है, उससे न राज्य सरकार कुछ कर सकती है, न केंद्र सरकार कुछ कर सकती है। आपको पता है कि एक समय था कि 200 रुपये किलो में दाल खरीदे थे जी। और अभी जैसे ये कानून बना, प्याज के दर में जो उछाल आया, 10-20 रुपये में जो किलो खरीद रहे थे प्याज, वो 70-80 से लेकर 150 रुपये तक पहुंचा। तो ये असर आने वाला है। ये किसान केवल अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ा है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। किसान केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मंडी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि देश के 135 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सीधा आम उपभोक्ता इससे प्रभावित होने वाला है। क्योंकि वस्तुओं की जो रेट है वो आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा, सरकार के नियंत्रण में नहीं रहेगा। ये पूंजीपति लोग जो गोडाउनिंग करेंगे लाखों टन, चाहे वो अनाज गोडाउनिंग करे, चाहे वो आलू प्याज गोडाउनिंग करे, चाहे तेल का यदि गोडाउनिंग करते हैं, तो उसके बाद जो रेट खोलेंगे वो उसके हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। जो किसान लड़ रहे हैं वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो इससे कांग्रेस अलग है, तो ये स्ट्रेटेजिकली ऐसा है, या फिर क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस को भी इसमें शामिल होना चाहिए, अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, या ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और ये स्ट्रेटेजी ठीक है आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने आवाज़ उठाई। राहुल गांधी का ट्वीट निकाल के देख लीजिए, उसके बयान देख लीजिए, सबसे पहले उन्होंने कहा। और उसके बाद देख लीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, पंजाब की सरकार, राजस्थान ने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया, उसमें पारित किया। कांग्रेस तो इसमें लड़ ही रही है, हम अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बोले कि हम अराजनीतिक रहेंगे, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन उस आंदोलन में कांग्रेस का पूरा समर्थन है। अच्छा, एक जो परिस्थिति किसान आंदोलन के जरिए ज़्यादा शायद नज़र आ रही है कि देश की जो नीतियां हैं, खासतौर से राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें कारपोरेट की दखल अंदाजी, उसका हस्तक्षेप, उसका प्रभाव, उसके इंटरेस्ट बढ़ गए हैं और वो साफ तौर से नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह का संतुलन होना चाहिए? देखिए, सीधी बात है कि देश हमारे सामने पहले है, देश के नागरिक हमारे सामने पहले होना चाहिए। जो नीतियां बने वो सबको लाभ मिले। उस नीति के तहत किसी व्यापारी को लाभ मिल जाता, किसी उद्योगपति को लाभ मिल जाता, मिले। उद्योग के लिए अलग नीति बने। अरे भाई, छत्तीसगढ़ में हमारी
ऐसा नहीं कि हम केवल किसानों का काम कर रहे हैं, हाँ, हम केवल केवल मजदूरों का काम कर रहे हैं। आपने देखा गुमास्ता एक्ट में हमने संशोधन किया, यहाँ कलेक्टर गाइडलाइन में ज़मीनी की दर कम कर दी, स्टाम्प शुल्क में हमने कमी कर दी, रजिस्ट्री फीस में कमी की। कितने आपके लोगों को शहर में फ़ायदा हुआ, बिजली में सबको लाभ मिला। और अभी जो उद्योग नीति 2019 हमने लाया, 60 से 150% तक की सब्सिडी मिल रहा है। और आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 70 एमयू हमने किया है, लगभग 50,000 करोड़ के। हम कोई इन्वेस्टर मीट नहीं किए, हम किसी शहर में जाके किसी देश में जाकर रोड शो नहीं किए। हमारी नीति ऐसी है कि सारे उद्योगपति आके स्वयं एमयू कर रहे हैं, और सारे उद्योगपति अब जमीन खोज रहे हैं कि हम कहाँ पे लगाएं, क्योंकि नीति इतनी अच्छी है। वो खुद कहते हैं कि यदि इस नीति के तहत हम उद्योग नहीं लगा पाए तो फिर कभी नहीं लगा सकते। तो हमारी नीति सबको साथ में लेके सबको आगे बढ़ाना है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे उद्योगपति हो। किसी एक मंच में मुझे कहा कि आपने किसानों के लिए कर दिया, मजदूरों के लिए कर दिया, व्यापारी बोले हमारे लिए क्या किया। मैंने कहा कि भैया व्यापारियों से कहा कि आपके जो ग्राहक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर दिया। और वही कारण है कि छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है। चाहे आप जूता चप्पल की दुकान देख लीजिए, दीपावली में कितनी बिक्री हुई। आप किसी भी आप कपड़े दुकान में चल दीजिए, वहाँ कितनी बिक्री। सराफा के बारे में पूछना नहीं, हमारी जो बहनें खूब सोना चांदी खरीदे भाई अपने घर वालों से, बहुओं के लिए भी। तो मोटरसाइकिल देख लीजिए, ट्रैक्टर की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो लोगों के पास पैसा गया ना। तो ये पैसा सब आखिर बाजार में आया, और बाजार इसीलिए छत्तीसगढ़ का रौनक। ये 2 साल हो चुके हैं, तो एक सवाल ये भी जहन में आता है कि 2 साल के बाद क्या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो, मंत्रियों के विभाग बदले जाएं, समीक्षा की ज़रूरत है? किस तरह से आप समीक्षा भी करते हैं, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जैसा कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि लगातार आप किसी योजना को सिर्फ लागू करना ऐसा नहीं है, उस पर सतत मॉनिटरिंग करते हैं। तो जाहिर तौर पे ये अपेक्षा भी आप अपने मंत्रिमंडल के बाकी सहयोगियों से करते होंगे। सभी हम लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं और सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। अब पूरे कोरोना काल में देख लीजिए कि लगातार हमने कैबिनेट की बैठक भी की है, वर्चुअल भी किया। जब बहुत ज़्यादा बढ़ा तो हम अपने अपने निवास स्थान से सब जुड़े, लेकिन कैबिनेट को हम रोके नहीं। दूसरा, विभागों की समीक्षा लगातार, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें हम लोग समीक्षा नहीं किए हों, और उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार होना है, उस सब में लगातार चर्चा होती रही। तो ये जितने रिजल्ट आए तो हमारे मंत्रियों को ही श्रेय जाएगा, तो पूरे मंत्रिमंडल को श्रेय जाता है। हर विभाग ने काम कर, जैसे अभी बंद थी सारी दुकानें, उसके बाद लघु वनोपज खरीदी के 74%, लेकिन पूरे देश में सर्वाधिक है, तो वन विभाग ने काम किया, वन मंत्री ने काम किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। यदि आज हमारे पुलिस जवान, मैं तो देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा नेताओं के बाद कोई गाली खाता है तो पुलिस वाले खाते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में जितनी प्रशंसा हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस की हुई, उसके पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि चौक चौराहे में भरे दोपहर में लोगों की जो सेवाएं की हमारे जवान, हमारे अधिकारी, वो प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। तो अब मैं कहूँ कि पुलिस ने अच्छा काम किया, गृह मंत्री ने अच्छा काम नहीं किया, तो गलत बात होगी ना। तो सबने अच्छा काम किया, सब लोग मिलकर काम किए। अब जब मंत्रिमंडल के फेरबदल की बात होगी, हाईकमान जिस दिन आदेश करे उस दिन हो जाएगा। 2 साल हम देख रहे हैं, एक देसी सरकार है, लेकिन जो नौकरशाह होता है, जिसके ज़िम्मे होता है कि तमाम जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो विज़न है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये माना जाता है कि नौकरशाही के साथ एक दिक्कत है कि उसका जो एलीट कल्चर है, वो हर बार उसे रोकता है। एक देसी मुख्यमंत्री के साथ काम करते हुए क्या बदलाव नौकरशाही में आप देखते हैं, और क्या वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए कि नरवा गरवा घुरवा बारी को वो अपनी स्कीम समझें, जो विज़न आपका है उसको वो समझें, और जैसा आप चाहते हैं वैसा इम्प्लीमेंट करें? या कहीं ना कहीं लगता है कि नौकरशाही का जो एलिट कल्चर है वो रुकावट है? देखिए, वो जो अंतर है उसको हमने ख़त्म किया। अब ना, अभी सरगुजा गया था, हाँ। तो वहाँ जो कलेक्टर है संजीव झा जी, वो रहने वाले बिहार के, लेकिन छत्तीसगढ़ी में आभार प्रदर्शन किया है। रायपुर में जब हमारे यूथ
फेस्टिवल हुआ और हम राज्योत्सव हमने मनाया। तो साउथ इंडियन के अधिकारी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में लिख के ला के आभार प्रदर्शन किया। तो जब अधिकारी, नेता और आम जनता एक ही भाषा में बोले तो फिर अंतर कहाँ रह जाता। तो वो दूरी खत्म करने का काम हमने किया भाषा के माध्यम से। वो दूरी अब खत्म होते जा रही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म ही हो गया, लेकिन वो दूरियां खत्म होती जा रही है। तो ये हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में, मैं हमेशा अधिकारियों से कहता हूं कि आपको ये अवसर मिला है कि आप जिस जिस पद में बैठे हैं उसके साथ न्याय करें और जो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं उसे पूरा करें। तो मैं समझता हूँ आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यदि आप अपने पद के साथ न्याय नहीं करेंगे, कई लोग बोलते हैं ना कि आप बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं बोला आप अपने साथ, अपने पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं तो आपको रहने की ज़रूरत नहीं, दूसरा अधिकारी आगे बैठेगा, वो काम करेगा। वो सज़ा थोड़ी कि ट्रांसफ़र करना। पिछले सरकार में तो 2-2 साल लग जाता था ट्रांसफ़र करने में, सोचते 2 साल लग जाता था, ट्रांसफ़र होता ही नहीं था। लेकिन इस समय नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित रूप से उसको आगे मौका मिल रहा है। जो नहीं कर रहे हैं अड़ंगा डालते हैं, भैया फिर आप अड़ंगा डाल रहे हो तो अब जाओ। वो लगातार हमने देखा है कि कई बार तबादले हो। आप गोबर खरीदी की व्यवस्था आप नहीं समझ पा रहे हैं, तब दूसरा काम कर लो। जी। अच्छा, एक चीज़, जो विकास का आपका कॉन्सेप्ट है, और ये बल्कि सुझावनुमा सवाल है। हम चमचमाती, हमारा जो पूरी आबादी है छत्तीसगढ़ की, चूँकि यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो सड़क जो है वो मेन मार्ग है हमारे उसका। चूँकि आप पहले परिवहन मंत्री भी रहे हैं, हमारे बस स्टैंड चमचमाते क्यों नहीं होने चाहिए, आधुनिक क्यों नहीं होने चाहिए? हमारा बस स्टैंड ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि जब चमचमाने की बात हो तो हम एयरपोर्ट या मॉल की तरफ देखें, जहाँ पे आम आदमी को तमाम सुविधाएं हों। सिर्फ चमचमाने से मतलब अच्छी बिल्डिंग नहीं, वो तमाम सुविधाएं हों कि उसको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। क्योंकि जो बस स्टैंड का हाल है ज़्यादातर जगहों पे, बहुत बुनियादी चीज़ें कई बार नहीं रहती हैं। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए जिससे, जो आप आम छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, तो जिस जगह पे वो सबसे ज़्यादा जाता है, जिस जगह पे वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे उसको अच्छा फील हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी है, देखिए जब बस अच्छी हो, टैक्सी गाड़ियाँ अच्छी हो तो सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम उसकी उम्मीद करते हैं, लेकिन जब सड़कें खराब हो तो आप अच्छी गाड़ियों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सड़क सुधारने का काम इस साल हम लोग ले रहे हैं, ताकि हमारी छत्तीसगढ़ की सड़कें अच्छी हो। और जो बस स्टैंड की बात करें, निश्चित रूप से बस स्टैंड साफ़ सुथरा हो, सुंदर हो, हाईटेक हो, आज के ज़माने के अनुरूप हो, ताकि सारी सुविधाएं आम जो यात्री है उसे मिल सके। ये हमारी कोशिश होगी। एक सवाल गांधी परिवार से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा। कांग्रेस में ये माना जाता है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि गांधी परिवार का विकल्प नहीं है। जनमानस में जो जगह है उनकी वो कायम है और वो परंपरा से चली आ रही है। लेकिन बीजेपी में एक फुल टाइमर जो संघ का सदस्य है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मीडिया, कारपोरेट, इन सब के ज़रिए हीरो की तरह उनको पेश करता है। फिर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बुनियादी सवालों से देश का ध्यान हट जाता है, फिर भी वो हीरो बने रहते हैं और उनकी जयकार होती रहती है। क्या कांग्रेस में भी इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए उनके जो, यदि आरएसएस और बीजेपी, अब बीजेपी कहेंगे आरएसएस कहेंगे, तो 1925 में इनका गठन हुआ है। तब से देखें कि वो केवल अफवाह फैलाने का काम करते हैं। कैसे षड्यंत्र किया जाए, कैसे अफवाह फैलाया जाए, कैसे किसी को डिफेम किया जाए, इसमें पूरा जोर लगाते हैं। कांग्रेस के कल्चर क्या रहा कि हम हर स्थिति में आम लोगों को सुविधाएं कैसे दे सकें, उसके जीवन स्तर कैसे उठा सकें। देश के आज़ादी की लड़ाई से लेकर नवनिर्माण तक के, नेहरू जी जब नवनिर्माण कर रहे थे और उसके बाद इंदिरा जी, फिर राजीव जी, ये पूरा आप देखेंगे तो कैसे लोगों को हम ताकतवर बना सकें, कैसे अधिकार संपन्न बना सकें, इस पे हमारा जोर रहा है जी। और इनका ये रहा है कि मूर्ति भंजन कैसे किया जाए, जो तस्वीर लोगों के मन में बन गई है उसको कैसे खंडित करें, इसी में पूरा ताकत ये लोग लगाए हैं। बिना नेहरू गांधी परिवार को की आलोचना किए बिना किसी भी संघी या भाजपाइया के पेट का पानी नहीं पचता। वो वहीं से शुरू करते हैं कि यही क्यों,
तो ऐसा कोई परिवार बता दो जिसके घर में जितने सदस्य हैं सब जेल यात्री हैं आज़ादी की लड़ाई में, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, कमला नेहरू हो, विजय लक्ष्मी पंडित हो, जितने भी हों सब जेल यात्री। उन्होंने सब कुछ जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं उसको सबको त्याग दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे एक आध कोई भाजपा वाले बता दें कि देश के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, ऐसा कोई बता दें जिसके लिए देश के कितना अखंडता के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर किया हो। इंदिरा जी और राजीव जी, ऐसा कोई उदाहरण उनके पास है? तो जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, उस परिवार की क्या तुलना कर सकते हैं? और उस परिवार के प्रति हमारे अटूट आस्था और निष्ठा है, इसको बदल नहीं सकता। आपके पास कोई उदाहरण हो तो बता दो ना। आपके पास तो एक है जिसके बारे में जो अंग्रेजों से बार बार माफ़ी मांगा, वो आपके वीर हैं। तो हमारे लिए वीर नहीं हो सकते, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो निश्चित रूप से जेल जाने के पहले क्रांतिकारी थे, लेकिन जेल माफ़ी मांगने के बाद क्या आपकी भूमिका क्या रही? जो अंग्रेजों के जो उनके सूत्र वाक्य थे, फूट डालो और राज करो, तो आपने फूट डालो और राज करो की जो नीति है उसमें आपकी भागीदारी रही। एक तरफ सावरकर थे, दूसरे तरफ जिन्ना थे, और यही काम अंग्रेज दोनों के माध्यम से हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे और वो राज कर रहे थे, उसमें वो सफल रहे। और यही बात जो लोकमान्य तिलक ने क्या कहा कि देश में ट्रायंगल है, पहला एंगल हिंदू, दूसरा एंगल मुसलमान, तीसरा एंगल अंग्रेज। यदि हिंदू और मुसलमान को एक साथ जोड़ दो तो अंग्रेजों को भगाने में आसानी होगी, और इसी बढ़ाने का काम महात्मा गांधी ने किया। और जिस दिन एक जोड़ के हम लोग लड़े तो अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। और आज भी उसी बात को फूट डालो और राज करो। आप मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दो, हिंदू वोट अपना एक तरफ हो जाता है, राज करो। भले उसके बाद नोटबंदी करो, चाहे वो लॉकडाउन करो, चाहे जीएसटी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो ये देश के लिए घातक है। महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या है कि आप सबको साथ में लेकर चलो, सब एक हैं। ये देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, बोलने वाले लोग हैं, और हजारों साल से देश में रह रहे हैं। ये देश है, सबको पचा लेता है, या किसी धर्म जाति के मानने वाले हों, सब लोग आए, सब यहाँ रच बस गए। ये हिंदुस्तान है, और उसको आप खंडित कर रहे हैं। तो ये जो आपके जो सिद्धांत है वो देश के लिए घातक है। आप सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन देश घाटे में रहेगा, नुकसान में जाएगा और टूट भी जाएगा। जाहिर तौर पे ये बड़ा खतरा दिल है। टूटेगा तो फिर दिलों में आप खराश पैदा कर रहे हैं ना जी, तो वो बहुत नुकसानदायक है देश के लिए। और इसी देश के एकता अखंडता के लिए इंदिरा जी ने अपने प्राणों को बलिदान दी, राजीव जी ने प्राणों को बलिदान दी। महात्मा गांधी को मारा गया, इसीलिए मारा गया कि ये एकता की बात कर रहे हैं। जी हाँ। अब चूंकि काफी लोग हैं हमारे बीच में जो सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल उनसे भी ले लेते हैं। एक दो चार सवाल ले लेंगे। एक सवाल ये, चूंकि मीडिया को लेकर के, राष्ट्रीय मीडिया की खासतौर से बड़ी आलोचना की जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? जब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बाकी साथियों से कि वो माइक लेकर के जो सवाल पूछना चाहते हैं वो हाथ उठा लें। इस बीच में सीएम साहब से मीडिया को लेकर के सवाल पूछ लेते हैं कि देश की जो मीडिया है उसको किस तरह से देखते हैं, और मीडिया कर्मी जो हैं और उसमें एक हिस्सा मालिकानों का है, तो इस फर्क को दर्ज करते हैं क्या? हाँ भैया, पाव परत प्रणाम। कोते का दिल बोला सर, ये दे रहे भैया। नाम अच्छा। बताइए। शशिकांत चंद्राकर। बता शशि भाई। हाँ भैया, जैसे लइकापन से हमन पढ़त आए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और भारत के 70% आबादी है खेती पर आधारित है। और ये बात 47 से पहली से भी पढ़े हुए ही और लगातार पढ़ते आते हैं। लेकिन अभी तक के जो परिदृश्य बने हैं पूरा देश में, मैं कोई पार्टी विशेष के बात नहीं करना चाहूँ, जो भी पार्टी शासन में आई हुई, कभी ऐसे योजना काबर नहीं बनी कि किसान एक बार हाथ फैलाइस
ओकर बाद गमछा फैलैस, अब चादर फैलाए वाला हो गया। हर बार किसान के एक्सपेक्टेशन सरकार से बढ़ते जाते, कम नहीं होते। तो आखिर पूरा सरकारी तंत्र, राजनीतिक तंत्र किसान मन बर अभी तक का करे है, और ओकर हाथ जो ज़्यादा फैले तेल सिकुड़े में और के साल लगी। धन्यवाद भैया। मैं तोर बात से सहमत नहीं हूँ। थोड़ा से इतिहास ला देखबे, जब हिंदुस्तान ला सोना चिड़िया कहे जात रही से, तो सोना ये चिड़िया जब कहे जात रही थी ना, तो हिंदुस्तान में कृषि पे निर्भरता केवल 35% रही से। उस समय उद्योग व्यापार के हिस्सा 65% रही से। ते समय हर गांव में चाहे वो लोहार करे चाहे बुनकर करे, सब जन काम करत रही से। पूरा साउथ में आप देखे औषधि के नाम से, पूरा मसाला के नाम से, मसाला हमारे यूरोप तक के जात रही से, चीन तक के जात रही से, पूरा मसाला। तो ये हमार निर्भरता थे कृषि ऊपर निर्भरता थे ना, केवल 35% रही से। 65% निर्भरता हमार उद्योग व्यापार ऊपर रही से। लेकिन अंग्रेज मन लगातार हमार मन के जिन उद्योग धंधा है ओला सब खत्म करत गई। ओकर बाद निर्भरता केवल किसी ऊपर आ गए, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो। हमारे जिन हुनर है तेन अंग्रेज मन खत्म करिस, हमार व्यापार ला खत्म करिस। ओकर कारण से हमारे मन की स्थिति ये हो गई कि किसान अब हो गए का कि हमार निर्भरता आज़ादी आत निर्भरता पूरा खेती किसानी पर हो गए, और ओकर कारण से पूरा लोड है तेना किसान ऊपर आ गए, और वो जिन है तेन हमारे पर नुकसानदायक हुई। लेकिन अब निर्भरता जब है तो फिर वो लोग मजबूती देने लगी। वो फिर दौर है इसके, अनाज हमारे यहाँ कमी हो गए, अनाज की कमी हुई तो फिर कृषि आंदोलन चली, तेजी से जनसंख्या बढ़ी, हमारा अनाज की जरूरत पड़ी। तो उस समय ये सब हरित क्रांति का आंदोलन चली, किसान मन उत्पादन बढ़े। अब सवाल ये बात के कि ये जिन उत्पादन हैं, अब इंदिरा जी के आह्वान पे किसान मन तो कर दिस, मनमोहन सिंह सरकार रही तो बोनस दे के और समर्थन मूल्य बढ़ा के भी किसान मन प्रोत्साहित करिस। अब अतेक अनाज उत्पादन हो गए कि 3 साल तक के भी कहूँ अकाल पड़ गए तो हिंदुस्तान के जनता भर अनाज की कमी नहीं है, अतेक एफसीआई गोडाउन में भरे पड़े। अब सवाल ये है कि वो अनाज ला का किया जाए, या किसान मन के जिन रेट है, जिन समर्थन मूल्य नहीं मिल पाते, ओकर वर कैसे ढंग से हम किया जाए। और वही पाया कि छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 1.5 साल से भारत सरकार से अनुरोध करत है कि हमला जिन अतिशेष जिन धान बचे है तेकर बर एथेनॉल बना के अनुमति दे, ताकि किसान ऊपर भी बोझ न पड़े, किसान ला ओकर उत्पादन के लाभ भी मिलत रहे। दूसरा तरफ राज्य सरकार के ऊपर लोड मत पड़े, और तीसरा तरफ भारत सरकार के बोझ भी हल्का होए, और विदेशी धन जिन हम पेट्रोलियम पदार्थ लेथन ओमे भी कमी आए। तो ये ला सरकार स्वीकार करे पर नहीं तैयार है। तो अब हर स्थिति में एक प्रकार के निर्णय उचित नहीं है, समय बदलते तेकर हिसाब से हमन ला परिस्थिति हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। तो वो काम अभी वर्तमान सरकार नहीं करा थे, जेकर कारण से ये स्थिति निर्मित होते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री साहब। माननीय सीएम साहब से एक प्रश्न था। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? विवेक सारस्वत, जीएसटी कंसल्टेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। जी, माननीय सीएम साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, जीएसटी रेवेन्यू में जो हमारी ग्रोथ आई है उसमें छत्तीसगढ़ शासन की क्या स्ट्रेटजी रही कि कोरोना काल में भी हम बहुत सक्सेसफुली रेवेन्यू का कलेक्शन बढ़ा सके। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि जो कंपनसेशन हमको प्रॉपर नहीं मिल रहा है उसमें हमारे राज्य की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, जो केंद्र सरकार के हमको समय समय पर नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कोरोना काल में हमने सभी वर्गों को साथ में लिया। आपको याद होगा कि हमारे सारे कलेक्टर हैं, उन्होंने उद्योगपतियों से बात की, उद्योगपति से व्यापारियों से मैंने भी बात की, हमारे मंत्री लोग भी बात किए, प्रभारी मंत्रियों ने बात की। और यही कारण है कि हमारे छत्तीसगढ़ से जाने वाले मजदूर हैं अपने राज्य में, उसकी संख्या केवल 26,000 है। तो हमारे मजदूरों को उद्योगपतियों ने रखने का काम किया, 1 महीने का तनख्वाह भी देने के लिए काम किया, राशन देने का काम किया। बहुत सारे उद्योगपति हैं, अपने ही जो कैंपस है उसमें उसके रहने वहने की व्यवस्था की। और यही कारण है कि पूरे देश में उद्योग जहाँ बंद रहे, मजदूर नहीं होने के कारण से और इंजीनियर नहीं होने के कारण से, स्किल्ड लेबर नहीं होने के कारण से, हमारे छत्तीसगढ़ में हमने वातावरण बनाया
23 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ और उसके बाद 23 अप्रैल के सारे उद्योग शुरू हो गए। आपको ये भी स्मरण होगा कि जितने भी बड़े उद्योग हैं, भिलाई स्टील प्लांट के हो गए, नीको हो गए, जिंदल के हो गए, या गोदावरी हो गए, सारडा हो गए, ये 70% तब भी काम कर रहे थे, उस समय बंद नहीं हुए थे। छोटे प्लांट जरूर बंद हुए थे, लेकिन वो 1 ही महीने बंद हुआ और 23 अप्रैल को हमने उसको शुरू करवा दिया। और देश में इस्पात उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम रहा। आपको ये भी स्मरण होगा कि जब कटघोरा में रेड जोन घोषित कर दिया गया था, हॉट स्पॉट था पूरे छत्तीसगढ़ में, जो हमारे कोरबा के मुख्यालय है, मतलब मुख्य दरवाजा समझ लीजिए, वहीं से कोयला निकलता है, चाहे ट्रक से निकले चाहे ट्रेन से निकले। लोग ये मांग करने लगे तो कोरबा में लॉकडाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। हमने कहा कि कोयला का आपूर्ति नहीं होगी तो न छत्तीसगढ़ को भी नुकसान होगा और पूरा इस खदान से जितने भी राज्यों में कोयला जाता है वो सब प्रभावित होंगे। हम हर हालत में कोरबा के खदानों को बंद नहीं करेंगे और बंद नहीं होने दिया। इस कारण से हमारे यहाँ उद्योग, माइनिंग भी देखिए, स्टील के माइनिंग भी जितनी ज़रूरत है वो माइनिंग चलता रहा। 60% 70% के क्षमता के साथ हमारी स्टील उत्पादन भी आयरन ओर के भी खनन होते रहे। तो जो हमारी नीति रही है और लोगों को सहयोग लेके जो हम लोग चले हैं, उसके कारण से हमारे जीएसटी में कोई कमी नहीं आई। अब दूसरी बात, केंद्र सरकार को जो लोकसभा में पारित किया, एक्ट बनाया कि जहां जो उत्पादक राज्य है उसकी जीएसटी कंपनसेट करेंगे, 5 साल तक करेंगे, और अभी जो जीएसटी काउंसिल उसके माध्यम से उसको बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप शेष भारत सरकार वसूल रही है तो लोन भी भारत सरकार ले, भारत सरकारों को पैसा नहीं है देने के लिए, तो कहती है राज्य सरकारों को आप लोन ले लें। हमने कहा हम क्यों लोन लें, जब शेष आप वसूली कर रहे हैं और तो फिर कंपनी पैसा भी आप देंगे तो आप ही किस्त हमारा पटाइए, आप लोन लेकर हमको दे दीजिए। आखिर में सरकार, भारत सरकार हमारी बात मानी है और ब्याज लेकर पैसा दे रहे हैं। पहले तो मना कर दिए थे, लेकिन अब वो बात हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री साहब, इत्मीनान से हर सवाल का जवाब दिया। और सवाल का जवाब देना ही दरअसल डेमोक्रेसी की बुनियाद है, क्योंकि इस वक्त ये भी सवाल उठ रहा है कि सवालों के जवाब से कौन उसका सामना करता है और कौन उन सवालों से बचने की कोशिश करता है, ये भी एक नैरेटिव है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये खासियत है कि हर सवाल को, जब भी कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब देते हैं, इत्मीनान से जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखी।